प्यारे बच्चों, आज आपको इंटर हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण भाग में प्रत्यय की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपने पिछली कक्षाओं में गद्य, काव्य एवं संस्कृत के पाठों का अध्ययन किया होगा। जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है, अनिवार्य संस्कृत, उसी में पाठों के बाद व्याकरण का भाग भी दिया हुआ है, जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, रूप, अनुवाद आदि दिए हुए हैं। तो आज मैं आपको जानकारी प्रत्यय के बारे में दूंगा। तो सबसे पहले पिछली कक्षाओं से चलते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने प्रत्यय के बारे में पढ़ा होगा, अतः आपको प्रत्यय की सामान्य जानकारी है। हम प्रत्यय उसे कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे कक्षा 10 में हाई स्कूल में आपने प्रत्यय पढ़ा होगा, तो वहाँ हम नए शब्दों का निर्माण करने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आपने प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाए, जैसे हार प्रत्यय है और उप में आपने हार जोड़ दिया तो बन गया उपहार। सम में आपने हार जोड़ दिया तो बन गया संहार। तो हिंदी के प्रत्ययों में सामान्यतया आप प्रत्यय का जो नाम है उस प्रत्यय के उसी रूप को शब्दों में जोड़ देते हैं और नया शब्द बन जाता है। लेकिन यहाँ अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत थोड़ी सी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी कि प्रत्यय का नाम कुछ होगा, लेकिन जोड़ने के बाद वह पूरा का पूरा भाग न जुड़ करके उसमें कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रत्यय की परिभाषा के बारे में। तो प्रत्यय का एक सूत्र आपको लिखा हुआ है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाता है, शब्दों में जिसका विधान किया जाता है, अर्थात शब्दों के बाद में जिसको जोड़ करके नए शब्द का निर्माण किया जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से सीधी आपकी प्रत्यय की परिभाषा हो गई कि वे शब्दांश जो शब्दों के या धातुओं के बाद में जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण जिनके द्वारा करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यह प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। अभी हमने आपको परिभाषा में बताया कि वे शब्दांश जो शब्दों या धातु के बाद में जोड़े जाते हैं। तो पहला तो एक प्रत्यय वह जो धातुओं के बाद में जोड़े जाते हैं, और दूसरे प्रत्यय वह जो शब्दों के बाद में, संज्ञा के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे पहला हमारा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो धातु के बाद में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब धातुएं क्या है? संस्कृत में धातु हम उसे कहते हैं जो क्रिया का या लकार का मूल रूप होता है। आपने विज्ञान में भी बहुत सी धातुएं पढ़ी होंगी, सामान्य व्यवहार की भाषा में भी बहुत सी धातुओं के बारे में नाम सुना होगा। तो जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि, तो ये क्या हैं? धातुएं हैं, और इनसे बने हुए सामान हमको दिखाई पड़ते हैं कि यह लोहे से बना है, यह सोने से बना है। इसी प्रकार से हमारी क्रियाओं में, वाक्य के निर्माण में जहाँ हम लकार का प्रयोग करते हैं, क्रिया बनाते हैं, तो उसका जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पठति शब्द को हम ले लेंगे, लट लकार में पठ धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में पठति रूप बना, तो पठति माने पढ़ता है,
लेकिन उसका जो मूल रूप है, मूल धातु है, वह क्या है? पठ। यह पठ धातु से बना हुआ है। तो इस तरह से क्रियाओं का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। तो यह प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा हो गई कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनसे बने हुए शब्दों को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि क्या कौन सा शब्द है, तो उसे हम कहते हैं कि यह कृदंत शब्द है। कौन सा शब्द? कृदंत। कृत धन अंत, जिन शब्दों के अंत में, जिन धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है भूधनो अक्त बराबर भूतः। भू धातु है, अक्त प्रत्यय है और शब्द हमारा बन गया भूतः। अब दूसरा प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बने हुए शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं। तद्धित धन अंत बराबर तद्धितांत। जैसे उदाहरण है गुरु धन त्व। गुरु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो बराबर बन जाएगा गुरुत्व। जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द में तल प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुंदरता। लघु शब्द है, लघु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा लघुत्व, या तल प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा लघुता। तो यह हमारे गुरु, लघु, सुंदर, यह क्या है? यह शब्द है। और यहाँ जो हम जोड़ रहे थे कृत प्रत्यय को, वह हमारी धातुएं थी। तो इस तरह से प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद हो गए। एक धातु में जोड़े जाते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और एक शब्द में जोड़े जाते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब और आगे हम चलेंगे तो इस कृत प्रत्यय के भेदों में से पहला प्रत्यय जो आता है वह है अक्त प्रत्यय। तो इसका नाम हमने क्या बोला? अक्त प्रत्यय। उच्चारण में थोड़ी सी कठिनता होगी क्योंकि आधा का और ता, आ का उच्चारण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बिना स्वर के चूंकि व्यंजन नहीं बोला जा सकता है, इसलिए आभिक का भी उच्चारण साथ में हो जाता है। तो अक्त प्रत्यय। अब जब इसे हम जोड़ते हैं तो जो आधा का और ता है, इस आधे का लोप हो जाता है और ता शेष बचता है, और ता वह उस धातु के अंत में जुड़ जाता है। इसका प्रयोग कहाँ के लिए होता है? भूतकाल की क्रिया बनाने में इस अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब भूतकाल की हम क्रिया कोई बनाते हैं, लंग लकार के द्वारा भी भूतकाल की क्रिया बनाते हैं, लेकिन लंग लकार के अलावा भी हम इस अक्त प्रत्यय का प्रयोग करके भी भूतकाल की क्रिया बना सकते हैं। अब इसके लिंगों के आधार पर जो उसके बने हुए शब्द हैं उनके तीन रूप हो सकते हैं। जैसे कोई बना हुआ शब्द है, यहां पर भूतः शब्द बना, तो भूतः शब्द यह पुल्लिंग में बना। इसके रूप राम की तरह चलेंगे। जैसे रामः, जब इसी का हम स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जैसे शब्द है रमा, अर्थात यहां पर आ की मात्रा जोड़ देंगे विसर्ग हटा करके तो हो जाएगा भूता। और इसी शब्द को जब नपुंसक लिंग हम बनाना चाहेंगे तो फलम की तरह इसका रूप बन जाएगा भूतम। तो जब अनुवाद करने में कर्ता के साथ हमें जिस शब्द की आवश्यकता होती है, यदि हमें पुल्लिंग शब्द बनाना है तो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, और नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग करना है तो नपुंसक लिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यहाँ इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि देखिए इसका प्रयोग वाक्यों में हम कैसे करते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग हम कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में कर सकते हैं। कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। यहाँ पर पहला उदाहरण जैसे दिया हुआ है कर्मवाच्य का, मया ग्रंथः पठितः। पठ धातु से अपना प्रत्यय जोड़ करके बना पठितः।
तो मया ग्रंथा पठिता, मया अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया या मैंने ग्रंथ पढ़ा। तो यहाँ पर पठिता शब्द का प्रयोग किया गया अक्ता प्रत्यय से युक्त, तो यह कर्मवाच्य में प्रयोग किया गया। अब देखिए यहाँ कर्तवाच्य में कैसे प्रयोग करते हैं। बालकः हसितः, लड़का हंसा, तो यहाँ पर कर्तवाच्य में भी प्रयोग करते हैं, यहाँ कर्मवाच्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। हसितः, हसु धातु में अक्ता प्रत्यय जोड़ने पर हसितः बन गया। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों तरह के वाक्यों में हम कर सकते हैं। अब आगे उदाहरण हम और देखेंगे कि देखिए अन्य जो धातुएं हैं, अन्य धातुओं में जोड़ करके किस प्रकार से हम नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझने के लिए मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 प्रत्यय, नंबर 3 बना हुआ शब्द और नंबर 4 अर्थ। अर्थ चूंकि इसका भूतकाल के लिए होता है, गया, पढ़ा, लिखा, दौड़ा, हंसा, इस तरह से आदि इसके अर्थ निकलते हैं। जो क्रिया का अर्थ होगा, मूल धातु का अर्थ होगा, उसी को भूतकाल की तरह उसको हम प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ धातु के नीचे भू धातु दिया हुआ है, भू में हमने अक्ता प्रत्यय जोड़ दिया, का लोप हो गया, केवल ता शेष बचा और जुड़ गया और हमारा शब्द बना भूतः, और इसका अर्थ हुआ हुआ। आगे देखेंगे क्री धातु। क्री माने करना। क्री में जब अक्ता प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है कृतः और अर्थ होगा उसका किया। आगे जी धातु। जी माने जीतना। जी में अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो शब्द बना जीतः और अर्थ हुआ जीता। आगे नी धातु। नी माने ले जाना। नी में जब हमने अक्ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ता से इस बच करके जुड़ गया और शब्द हमारा बना नीतः और अर्थ होगा इसका लाया। आगे गम धातु। गम धातु में हमने अक्ता प्रत्यय जोड़ दिया तो इसका ता से जुड़ करके गतः रूप बना और इसका अर्थ होगा गया। पठ धातु। पठ धातु में अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो शब्द बना पठितः और अर्थ हुआ पढ़ा। आगे दृश्य धातु है। दृश्य माने देखना। दृश्य धातु में अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो शब्द बना दृष्टः और अर्थ हुआ देखा। अब देखिए यहाँ नया शब्द आपको मिल गया दृष्टः, यहाँ पर टा हो जाता है। अभी तक आपने जो भी उदाहरण पहले देखे उसके अंत में सबके ता आता था। तो आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी। इष्टुत्व संधि में यदि ता का योग मूर्धन्य सा से होता है तो ता को टा हो जाता है। तो इस तरह से इष्टुत्व संधि के आधार पर यहाँ पर ता को टा हो गया और आपका रूप बना दृष्टः। दृष्टः माने देखा। अब आगे पा धातु है। पा माने पीना। पा धातु में जब हम अक्ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बना पीतः और इसका अर्थ होगा पिया। आगे ध्री धातु। ध्री माने धारण करना। इसमें अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो शब्द बनेगा धृतः और अर्थ होगा धारण किया। अगला पृच्छ धातु। पृच्छ माने पूछना। इसमें अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो शब्द बनेगा पृष्ठः और अर्थ होगा पूंछा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब अक्ता प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो ता ही शेष बचता है और ता शेष बच करके धातु के अंत में जुड़ जाता है। आगे अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे कथ धातु है। कथ माने कहना। कथ में जब हमने अक्ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना कथितः और अर्थ हुआ कहा। आगे खाद धातु है। खाद माने खाना। इसमें अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो शब्द बना खादितः और अर्थ इसका हुआ
खाया। श्रु धातु है, श्रु माने सुनना, श्रु धातु में हमने अक्ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना श्रुतः और अर्थ हुआ सुना। आगे दा धातु है, दा धातु में दा माने देना, अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो शब्द बना दत्तः और अर्थ हुआ दिया। आगे हस धातु है, हस माने हंसना, इसमें अक्ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा हसितः और अर्थ होगा हंसा। आगे देखेंगे लिख धातु, लिख माने लिखना, इसमें अक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है लिखितः और इसका अर्थ होगा लिखा। आगे स्था धातु है, स्था माने ठहरना, इसमें अक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्थितः और इसका अर्थ होगा खड़ा हुआ। आगे हु धातु है, हु माने हवन करना, इसमें अक्ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो शब्द बना हुतः और अर्थ होगा हवन किया। तो यहाँ पर हमने अक्ता प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाए, सबके अंत में ता ही शेष आता है। अब इसके एक रूप और देख लीजिए कि हमने जो यहाँ बताया था कि इसके 3 रूप बन जाते हैं। पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है। अर्थ इसके तीनों एक ही जगह होंगे। यदि हमारा कर्ता पुल्लिंग का होगा तो हम इस शब्द को पुल्लिंग की तरह बना देंगे। यदि हम स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो इसी को हम स्त्रीलिंग बना देंगे और नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम नपुंसक लिंग बना देंगे। लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होगा, एक ही अर्थ में प्रयोग होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वह सब आपको मैंने पुल्लिंग के बताए हैं। अब इनको आपने अपने घर में आप क्या करेंगे, इनको स्त्रीलिंग के रूप में, नपुंसक लिंग के रूप में अपने आप इनके क्रिया बना करके लिखेंगे। देखिए जैसे भूतः दिया हुआ है, भूतः पुल्लिंग का शब्द है, यदि इसको हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा भूता। अब इसको हम नपुंसक लिंग बनाएंगे तो हो जाएगा भूतम। इसी तरह से कृतः शब्द है पुल्लिंग का और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा कृता और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा कृतम। आगे है जितः शब्द जो पुल्लिंग में बना है, यदि इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा जीता और नपुंसक लिंग में जितम। इसी तरह से नीतः शब्द है जो पुल्लिंग में बना, इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा जीता और नपुंसक लिंग में जितम। आगे नीतः शब्द है, नीतः शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा नीता और नपुंसक लिंग बनेगा नीतम। आगे गतः है, गतः का स्त्रीलिंग बनेगा गता और नपुंसक लिंग बनेगा गतम। आगे पठितः शब्द है जो पुल्लिंग में बनेगा, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा पठिता और नपुंसक लिंग में बन जाएगा पठितम। आगे दृष्टः शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बनेगा दृष्टा और नपुंसक लिंग में बनेगा दृष्टम। आगे पीतः शब्द पुल्लिंग में बना है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा पीता और नपुंसक लिंग बन जाएगा पीतम। इसी तरह से धृतः शब्द है, धृतः का पुल्लिंग धृतः बना, स्त्रीलिंग में बनेगा धृता और नपुंसक लिंग में बनेगा धृतम। इसी तरह से पृष्ठः शब्द है, पृष्ठः पुल्लिंग में बना, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा पृष्ठा और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो बन जाएगा पृष्ठम। आगे और देखेंगे पुल्लिंग में यहाँ पर बना कथितः शब्द, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा कथिता और नपुंसक लिंग में बन जाएगा कथितम। यहाँ पुल्लिंग में खादितः शब्द बना, खादितः शब्द का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा खादिता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा खादितम। आगे यहाँ पर पुल्लिंग में श्रुतः बना, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा श्रुता और नपुंसक लिंग हो जाएगा श्रुतम। इसी तरह से
दत्तः शब्द पुल्लिंग में बना, इसका स्त्रीलिंग दत्ता और नपुंसक लिंग में दत्तम। यहां पर पुल्लिंग में हसितः बना, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा हसिता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा हसितम। यहाँ पर पुल्लिंग में लिखिता शब्द बना, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा लिखिता और नपुंसक लिंग में बन जाएगा लिखितम। यहाँ पर पुल्लिंग में स्थितः बना, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा स्थिता और नपुंसक लिंग में बन जाएगा स्थितम। यहाँ पर पुल्लिंग में हुतः बना, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा हुता और नपुंसक लिंग बन जाएगा हुतम। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि हमारे प्रत्यय इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। ये जो सबसे पहले पुनः इसका एक बार इसको दोहरा लेंगे कि आपके प्रत्यय वे हैं, वे शब्दांश है जिसे नए शब्द का निर्माण करने में हम किसी शब्द के या धातु के अंत में जोड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरे तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे हैं जो धातु के बाद में जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय वे हैं जो संज्ञा, अन्य शब्द आदि विशेषण बनाने के लिए शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। तो दो प्रकार के प्रत्यय हो गए। इन दो प्रत्ययों में से पुनः कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने आज आपको अक्ता प्रत्यय पढ़ाया, जिसका प्रयोग भूतकाल की क्रिया बनाने में किया जाता है तथा इसको जोड़ने पर केवल ता शेष बचता है और धातु के अंत में ता जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता है। इसके तीन रूप बनते हैं लिंग के आधार पर, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से पुल्लिंग में इसके रूप राम की तरह चलते हैं, रामः जैसे बनता है। स्त्रीलिंग में इसके रूप रमा की तरह चलते हैं, जैसे रमा है। इसी तरह से गता, भूता इस तरह शब्द बन जाएंगे। और नपुंसक लिंग में फलम या पुस्तकम की तरह इसके रूप बनते हैं। अब आपको मैंने इस प्रत्यय के बारे में बताया। अब कुछ गृह कार्य भी आपको दे दूं जिनका अभ्यास आपको करना है। तो जो प्रत्यय आपने पढ़े हैं उस प्रत्यय की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। प्रत्यय की परिभाषा क्या है, अभी आपको प्रत्यय की परिभाषा भी मैंने बताई, प्रत्यय के भेद भी बताए और उनके एक एक दो उदाहरण भी बताए हैं। तो इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने हस्तलेख में लिखना है। देखिए, आपके पास पुस्तकें तो बहुत होंगी, पढ़ने के लिए ऑनलाइन मैटर भी मिल जाता है, लेकिन विद्वानों का ऐसा मानना है कि हमें वह विषय सबसे अधिक तैयार होता है जो स्वयं अपने हस्तलेख में लिखा होता है। पढ़ने के बाद जो पुस्तकें हैं आपके पास, वो पुस्तकें भी चली जाती हैं, लेकिन आपकी जो नोट्स हैं, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, आपने हाथ से लिखा गया है, वह आपके पास शेष बचते हैं। आगे देखेंगे उदाहरण, दिए गए धातु शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाना है। अभी मैंने आपको बहुत से उदाहरण बताए कि किस तरह से अक्ता प्रत्यय जोड़ करके शब्द निर्माण किए गए। कुछ धातुएं मैंने आपको दिया है, उन धातुओं में अपने आप स्वयं प्रत्यय जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करना है। देखिए, जैसे पहला है प्रेस। प्रेस माने प्रेषित करना। प्रेस में अक्ता प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाना है। यहाँ है हन धातु, हन माने मारना, हन में अक्ता प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाना है। और यहाँ आगे है स्मृ। स्मृ धातु, स्मृ माने स्मरण करना, याद करना, इसमें जोड़ करके अक्ता प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाना है। यहाँ है भू धातु, लेकिन भू के पहले एक परिवर्तन और हमने कर दिया है, अनु भी जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग पर आपको जोर नहीं देना है। जो उपसर्ग लिखा हुआ है उस उपसर्ग से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मूल धातु में प्रत्यय जोड़ना है और उपसर्ग को उसी तरह से जैसे वो लिखा हुआ है वैसे जोड़ करके शब्द निर्माण कर लेना है। तो
तो अनुधन भूधन अक्ता, भू धातु में अक्ता प्रत्यय जोड़ना है। यहाँ पर आधन गम धन अक्ता, गम धातु है और गम के पहले आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ करके नया शब्द बनाना है। यहाँ है आधन निधन अक्ता, नी धातु में के पहले आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और नी धातु में अक्ता प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाना है। यहाँ है ध्री धातु और ध्री माने धारण करना, इसमें अक्ता प्रत्यय जोड़ करके शब्द का निर्माण करना है। तो इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके नए शब्दों का निर्माण करिएगा, बड़ी सरलता से आपको समझ में आ जाएंगे। पढ़ते समय कक्षा में अध्यापक के द्वारा या किसी भी माध्यम से जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो प्रायः मन में बोध हो जाता है कि हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, लेकिन जब तक उसका हम व्यवहारिक प्रयोग नहीं करते हैं, अपने आप घर में आकर के उसका रिवीजन, उसका पुनराभ्यास नहीं करते हैं, तब तक वह समझी हुई बात प्रमाणित नहीं होती है। तो यदि अध्यापक के साथ साथ अध्यापक से आपने कक्षा में जो पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद आप उसका अभ्यास करते हैं, उसे दोहराते हैं, तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आपके सामने आ सकती हैं। अभी तो आपको लगेगा कि ठीक है, सरलता से हमने सीख लिया है, समझ लिया है, लेकिन उसमें यदि कोई कठिनाइयाँ होंगी तो वह भी सामने आएंगी। और यदि कठिनाइयाँ नहीं होती हैं तो आप सरलता से उसे कर लेंगे, और जब उसे आप जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कर लेंगे तो एक प्रसन्नता भी होती है कि हमने यह कार्य सीख लिया, यह कार्य पूरा कर लिया। पाठ्यक्रम के अन्य विषय जो गद्य के भाग हैं, पद्य के भाग हैं, तो वह तो बदलते रहते हैं। आप इस साल पढ़ेंगे, अगले साल आपकी कक्षा में दूसरा पाठ हो जाएगा। जैसे आपने 9 में दूसरे पाठ पढ़े, 10 में दूसरे पाठ पढ़े, 11 में दूसरे पाठ पढ़े, इस साल 12 में अन्य पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन यह आपका जो व्याकरण है, यह कक्षा 6, 7, 8 से जहाँ से भी लेकर के शुरू में आपके साथ आता है, और जहाँ तक इस साहित्य के विषय को लेकर के आप पढ़ेंगे उच्च कक्षाओं तक, स्नातक है पराज स्नातक करेंगे, तो व्याकरण आपका उसी रूप में रहता है और आपको हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साहित्य के विषय को मजबूत बना करके आपके ज्ञान को परिपक्व करता है। तो आप इसका अभ्यास जरूर करिएगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। हमें आशा है कि आपको यह समझ में आ गए होंगे। इसका अभ्यास करिएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।